कहानी की शुरुआत में हमें हाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हाना बहुत ही मोटी थी, लेकिन वो इतना लकी नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसलिए वो एक बंगाली बाबा से अपने क्रश के ऊपर जादू टोना करवाने के लिए जाती है ताकि उसका क्रश उसे बाबू सोना कहने लगे। लेकिन बाबा पहले तो हाना के शरीर और हुलिया को देखकर उसकी खूब बुराई करते हैं और फिर बाद में उसे एक मंत्र लिखकर देते हुए उससे कहते हैं कि इस मंत्र से कोई ना कोई तुम्हारे खूबसूरती के जाल में जरूर फंस जाएगा। हाना बाबा का उस मंत्र के लिए उसके सामने झुककर शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा करते हुए वो बाबा के टेबल पर गिर जाती है, जिससे बाबा के फेस पर कटोरे में रखा खून गिर जाता है और बाबा के भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हाना को फोन पर एक बॉयफ्रेंड मिल गया था जो डेली रात में उससे रोमांटिक बातें किया करता था, लेकिन वो शादीशुदा था। नेक्स्ट डे हम कोरिया के मोस्ट फेमस सिंगर एमी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। कोरिया एमी के सिंगिंग की दीवानी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी स्टेज पर एमी कॉन्सर्ट कर रही थी। ठीक इसके नीचे आना भी गाना गा रही थी। अब जब हाना मोटी थी तो उसकी आवाज उसके जितनी प्यारी क्यों नहीं होती। दरअसल स्टेज परफॉर्म तो एमी करती थी, लेकिन गाना हाना गाती थी। दुनिया जिस आवाज की दीवानी थी वो आवाज हाना की थी, लेकिन उस आवाज का चेहरा एमी बनी हुई थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम नाम का एक आदमी था जिससे हाना प्यार करती थी। वो एमी के ब्यूटी के साथ हाना की आवाज को मिलकर अपने डेड के कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था, जिससे उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। हाना गाना गाते गाते बहुत एक्साइट हो जाती है और डांस करने लगती है, लेकिन तभी उसका स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे एमी का गाना रुक जाता है। इसीलिए सोंग तुरंत ऑडियंस का ध्यान भड़काने के लिए स्टेज पर लगे फायर क्रैकर्स को जला देता है और जल्दी से हाना को बाहर आकर गाना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसके बाद हाना तुरंत गाना गाना शुरू कर देती है और एमी वापस से लिपसिंग करते हुए परफॉर्म करने लगती है। खैर, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही हिट होता है। कॉन्सर्ट के बाद एमी हाना से मिलने के लिए आई है और उससे पूछती है कि तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने गाने को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और हाना को गले लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी हाना भी एक्साइटेड होते हुए उससे गले लगा लेती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात को हाना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए जाती है। उसकी दोस्त का नाम मीन होता है, जो एमी के लिए ही स्टेज पर बैकग्राउंड सिंगिंग किया करती थी। हाना बैठकर खाए जा रही थी, इसीलिए मीन उससे कहती है कि एक दिन तुम खा खा कर फट जाओगी, जरा अपने आप को देखो, क्या कभी किसी ने तुमसे प्यार भी किया है। तभी हमें हाना के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां एक सेल्समैन हाना को डेट करने के बहाने से उसे अपने कंपनी के डाइट पिल्स बेचने की तैयारी में था, जिससे वो पतली हो जाए। उसकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन हाना उसकी दवाई खरीद लेती है और जल्दी पतली होने के बारे में सोचकर एक ही दिन में ढेर सारी गोली खा लेती है, लेकिन इससे वो पौना इंच भी पतली नहीं होती, बजाय इसके वो बीमार पड़ जाती है। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर हाना मीन के साथ रेस्टोरेंट से लौटने लगती है तो उसे एक स्टोर के डिस्प्ले में एक बहुत ही प्यारी ड्रेस दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पहन नहीं सकती थी, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हाना और मीन वहाँ से टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं और हकुना माटाटा वाला एक जैसा टैटू बनवाते हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से एमी के लिए कॉन्सर्ट करने के लिए जाती है। कॉन्सर्ट के बाद सैम हाना को पागल खाने छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसके डेड वहीं रहते थे। तभी वो कहता है कि सभी को तुम्हारी तरह होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। हॉस्पिटल पहुंचकर सैम उससे कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सैम के जाने के बाद हाना बहुत खुश होती है। वो कभी बोल तो नहीं पाई थी, लेकिन उसे लगता था कि शायद सैम भी उसे पसंद करता है। फिर जब हाना अपने डैड से मिलती है तो वो खुशी के मारे अपने डैड के साथ डांस करने लगती है, जिस पर वो कहते हैं बेटी दिन ब दिन तुम बहुत ही पतली होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। नेक्स्ट मॉर्निंग हाना सैम के बर्थडे में जान के लिए तैयार हो रही थी, तभी मीन उसके लिए एक डिलीवरी लेकर आती है जिसे सैम ने भेजा था। उसे खोलता है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी और हाना उस ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाती है और फिर से पार्टी में जाती है। सैम हाना को देखकर उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है। वो उसके पास बैठने लगती है तो कॉस्मेटिक कंपनी का प्रेसिडेंट चोई, जो सैम का भाई भी था, वो हाना से कहता है कि तुम अपना कोट उतारकर आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। जिसके बाद हाना अपने कोट को उतारती है तो चोई कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत ही सेक्सी लग रही हो। तभी वहाँ पर एमी भी सैम वैसा ही ड्रेस पहनकर आती है। उसे देखते ही हाना एम्बेरेस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सैम बाथरूम में फ्रेश होने जाता है, जहाँ एमी भी उसके साथ ही। वो उससे पूछती है कि तुमने उसे मेरी जैसी ड्रेस क्यों दी, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि जरा तुम उसे देखो और फिर खुद को देखो, वो तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, वो तुम्हारे लिए गाना गाती है, इसीलिए मैं उसके साथ अच्छे से पेश आता हूँ। नहीं तो अगर उसने गाना बंद कर दिया तो तुम्हारे इमेज का क्या होगा। हमें उसका अच्छे से यूज करने के लिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी हम हाना को देखते हैं, जो टॉयलेट में बैठकर सैम की बातें सुन सुन कर रो रही थी।
सैम के टॉयलेट से जान के बाद हाना भी वहां से निकल जाती है। घर जाते वक्त वो बहुत दुखी थी और फिर घर पहुंचकर वो गैस को खुला छोड़कर खुद की जान लेने का सोचती है। लेकिन तभी उसके फोन वाले बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। जिसके बाद हाना मरने के प्लेन को कैंसिल करके नेक्स्ट डे एक डॉक्टर के पास उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाकर सुंदर बनना है। जिस पर डॉक्टर हाना से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि तुम हद से ज्यादा मोटी और बदसूरत हो। तभी हाना उसे वो गाना गाकर सुनती है जो वो अपने फोन वाले बॉयफ्रेंड के लिए गाया करती थी। दरअसल हाना का जो बॉयफ्रेंड था वो यही डॉक्टर था। हाना अपने साथ उसकी और अपनी रिकॉर्डिंग की टेप भी लाई थी, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी सर्जरी नहीं की तो मैं तुम्हारी बीबी को बता दूंगी। जिसके बाद डॉक्टर उसका सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सर्जरी शुरू किया जाता है जो कई घंटा तक चलता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हाना के गायब होने की वजह से सैम बहुत परेशान था क्योंकि अब वो एमी के नए एल्बम को लॉन्च नहीं कर पा रहा था। कई महीने के बाद अब हम हाना को देखते हैं जो अब काफी पतली हो चुकी थी। फिर एक दिन वो अपने फेस पर कपड़ा बांधकर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें अपना डोल दे देती है जो उसके डैड से अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया था। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब डॉक्टर हाना के चेहरे से पट्टी हटाने वाले थे। जब वो पट्टी हटाते हैं तो सारे डॉक्टर उसके खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। हाना अब बहुत ही सुंदर बन चुकी थी। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे डॉक्टर को गले लगाकर खूब रोती है। फिर जब वो हॉस्पिटल से जाने लगती है तो उसे रास्ते में वो क्लोथ स्टोर के बाहर डिस्प्ले में वही ड्रेस लगी हुई मिलती है जिसे वो पहनना चाहती थी। वो फॉरेन स्टोर में जाकर उस ड्रेस को खरीद लेती है और वहीं से पहनकर पूरे शहर में घूमने लगती है। सूरत तो हाना ने बदल ली थी लेकिन सीरत अभी भी वही थी। वो उस ड्रेस को पहनकर बहुत चिल्लाती है जिससे आसपास के लोगों उसे देखकर पागल समझने लगते हैं। वो घूमते घूमते एक मॉल में चली जाती है जहां सैम एमी से अपने कंपनी के एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल करवा रहा था। हाना उसे देखते ही छुप जाती है। फिर जब सैम और एमी वहां से जाने लगते हैं तो वो उनका पीछा करती है। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय हाना की खूबसूरती को देखकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। हाना उस डिलीवरी बॉय को जैसे ही उठाने के लिए जाती है सैम भी वहीं आने लगता है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय के हेलमेट को पहनकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हाना सैम का पीछा करते करते एक कार के शोरूम में पहुंच जाती है। लेकिन शोरूम का मैनेजर हाना को देख लेता है और उससे पूछता है कि आपको कौन सी कार लेनी है। जिस पर वो कहती है कि क्या 1500 में कोई कार मिलेगा। शोरूम का ऑनर हाना को पहली ही नजर में दिल दे बैठा था, इसीलिए वो हाना को 1000 में एक कार दे देता है। हाना उस कार को लेकर रोड पर निकल जाती है लेकिन उसे ठीक से कार चलानी नहीं आती थी। वो कार ले जाकर एक दूसरे कार में ठोक देती है जिसके बाद दूसरे कार का मालिक हाना के कार के पास आकर चिल्लाने लगता है। लेकिन जब वो हाना की खूबसूरती को देखता है तो वो उससे कहता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो भी हाना को देखते ही उससे पूछते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी उस एक्सीडेंट वाले आदमी के सर से खून बहाने लगता है। उसे देखकर उसकी बीवी भी घबरा जाती है लेकिन वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। तभी उसकी बीवी ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसे ड्राइविंग नहीं आती, तुम इसके ड्राइविंग लाइसेंस को चेक करो। ऑफिसर जब हाना के ड्राइविंग लाइसेंस को देखते हैं तो उसमें हाना की पुरानी फोटो थी, इसीलिए वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाकर ये कंफर्म करवा दो कि ये तुम हो तो हम तुम्हें यहाँ से जान देंगे। जिसके बाद हाना मेरी को कॉल करती है, लेकिन जब मेरी वहां आती है तो वो एक दूसरी मोटी लड़की को हाना समझकर उसका हाल चाल पूछने लगती है। उसे लगता है कि हाना ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है जिससे कि वो थोड़ी पतली हो गई है, इसीलिए वो उसके पहचान भी नहीं आ रही है। तभी हाना उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाकर हकुना मटाटा का वो टैटू दिखाती है जिसे उसने उसके साथ बनाया था। जिसके बाद मेरी समझ जाती है कि वही असली हाना है, लेकिन वो भी उसे इस रूप में देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मेरी उसे बताती है कि सैम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तुम्हारी वजह से एमी का सेकंड एल्बम अटका पड़ा है। इधर हम सैम और उसके भाई चोई को नए नए कंटेस्टेंट का ऑडिशन लेते हुए देखते हैं ताकि वो उसे हाना की जगह यूज कर सके, लेकिन कोई आर्टिस्ट उन्हें पसंद नहीं आता। तभी मेरी सैम को हाना का सीडी लाकर देती है जिसने उसका नाम जिमी था। जिमी गाना शुरू करती है। सैम और उसके लोग जब जिमी की आवाज सुनते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। सैम को उसकी आवाज बिल्कुल हाना की तरह लगती है जिससे कि सैम की पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद चोई और सैम हाना के साथ एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं जिसमें सैम हाना से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे उस दिन कहा था कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। हालांकि हाना ने उसे ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन वो चोई के सामने उसे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अब वो एमी की जगह जिमी को लॉन्च करना चाहता था।
क्योंकि वो उसे एमी से ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसके बाद जिमी को लॉन्च करने से पहले उसका फोटोशूट और कॉस्मेटिक कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग कराया जाता है। लेकिन एमी जिमी को अपनी जगह पर कैसे देख सकती थी, इसीलिए वो हाना के डैड के पास हाना के बारे में पता करने के लिए आती है। लेकिन हालांकि डैड उसे हाना के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर थी। तभी हाना के डैड को सुसु लग जाती है, इसीलिए एमी को उसे टॉयलेट लेकर जाना पड़ता है। वो वहाँ पर सैम को फोन करती है तो सैम उसका फोन काट देता है, जिस पर वो कहती है कि काश मैं भी एक सिंगर होती। उसकी बातों को सुनकर हाना के डैड उससे कहते हैं कि वो भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। इधर हाना और मेरी पुल के किनारे लेटकर धूप सेक रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर वेट करता है। हाना को लगता है कि वो लड़का उसे देखकर वेट कर रहा है, लेकिन तभी मेरी उसके पास चली जाती है क्योंकि वो मेरी का बॉयफ्रेंड था। मेरी के जाने के बाद हाना को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि जब वो धूप सेक रही थी तो उसके हाथ के निशान उसके आर्टिफिशियल सिलिकॉन्स पर पड़ गया था। इसीलिए डॉक्टर उससे धूप में 3 घंटे से ज्यादा देर तक रहने से मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर हाना से कहते हैं कि तुमने अपनी सूरत तो बदल ली है, लेकिन तुम्हारी सीरत अभी वैसे ही है। तुम अब खूबसूरत हो गई हो, इसीलिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने और एटीट्यूड में रहने की जरूर है। इसके बाद सैम उसे गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है, जहां वो इतराते हुए डांस करते करते गाना गाने लगती है। उसे तौर तरीके से गाने में थोड़ा भी फील नहीं आ रहा था, इसलिए सैम उसे हाना का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो गाना गा रही थी। सैम उससे पूछता है कि जिमी क्या तुम इसकी तरह गा सकती हो, जिस पर वो कहती है कि ये तो बहुत ही बदसूरत है। ये सुनते ही सैम उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो, तुम अगर आज यहाँ पर हो तो इसी के वजह से हो। ये सुनकर हाना मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर जब वो घर जाती है तो वो मेरी को बहुत सारी बातें बताती है। हाना कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सैम को बता दूं कि मैं ही हाना हूँ, जिस पर मेरी कहती है कि ऐसा कभी मत करना क्योंकि अब तुम नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लड़की हो। सब मर्द एक जैसे होते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी को बढ़ावा तो देते हैं लेकिन वो इसे अपने औरतें को कभी करने देना नहीं चाहते क्योंकि इससे वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती, वो एक मॉन्स्टर की तरफ बन जाती है। हाना कहती है कि अगर वो मुझे प्यार करता है तो उसे मेरे प्लास्टिक सर्जरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर मेरी कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। हाना कहती है कि अगर तुम्हें प्यार के बारे में बहुत पता है तो तुम उस सेल्समैन के पीछे क्यों पड़ी हो, वो बस प्यार के नाम पर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। इसके बाद हाना सीधे सैम के घर चली जाती है और उससे पूछती है कि मैं तो कैलिफोर्निया से हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारी कोरियन लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। तभी सैम को किसी का फोन आ जाता है, इसीलिए वो अपने डॉग को लेकर फोन पर बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो डॉग वापस हाना के गोद में आ जाता है क्योंकि वो डॉग इसी का था जिसे हाना ने अपने सर्जरी से पहले सैम के घर के बाहर छोड़ दिया था। फिर जब सैम उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो वो दोबारा उसके पास आता है और उसके पास मौजूद एक कार के पीछे से एक स्टोकर को पढ़कर निकलता है जिसने अपने कैमरे में हाना की बहुत सी फोटो ली थी। दरअसल ये वही डिलीवरी बॉय था जिसने उस दिन हाना को देखते ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। वैसे हाना उसे देखकर बड़ा खुश होती है क्योंकि वो उसे इतना पसंद करने लगा था कि उसने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था, मगर सैम उसे धमकी देने लगता है। जिसके बाद हाना सैम को स्टोकर को छोड़ने को कहती है और कहती है कि इसने क्या गलत किया है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे इजहार करने में क्या बुराई है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। इतना बोलकर हाना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब हाना वर्कआउट कर रही थी तो वो एमी को गाना गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुनती है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल कौवे की तरह थी। फिर जब वो वहाँ से जान लगती है तो हाना उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम गाने की प्रैक्टिस कर रही थी? तो वो कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम नहीं जानती कि मैं एक सिंगर हूँ? हाना कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे डैड कहा करते हैं कि वो भगवान है जो सब कर सकते हैं, हम इंसान केवल कोशिश से कर सकते हैं। ये बात सुनते ही एमी को हाना के डैड की बात याद आ जाती है और उसे लगता है कि शायद जिमी और हाना दोनों एक है। नेक्स्ट डे जिमी का पहला कॉन्सर्ट होने वाला था, इसीलिए उसे तैयार किया जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेरी हॉस्पिटल में है। जिसके बाद हाना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी सैम भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसने 30 स्लीपिंग पिल्स खाई है, इसीलिए ये भालू की तरह कई दोनों तक सोने वाली है। जिसके बाद हाना मेरी के बॉयफ्रेंड के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है और उसे बहुत मारती है क्योंकि वो मेरी को एक घर बेचना चाहता था, लेकिन मेरी ने घर लेने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लिफ्ट ओपन होती है तो सैम वहां आ जाता है और वो उसे लेकर सीधे कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। फिर वो उसे समझता है कि जिमी अच्छे से परफॉर्म करना,
लेकिन हाना इतनी सारी ऑडियंस को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। जिसके बाद सैम उसे इशारा करता है तो वो अपनी आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा गाती है। ऑडियंस उसकी आवाज को सुनकर पागल हो जाती है और अपने पहले ही गाने के बाद जिमी एक बहुत ही फेमस सिंगर बन जाती है, जिससे चोई की कंपनी के शेयर्स और सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं और तो और जिमी नाम के फैन पेज भी बनने लगते हैं। फिर एक दिन रात के वक्त हाना सैम के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी सैम उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इस दौरान वो उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हाना उसे ऐसा करने नहीं देती क्योंकि वहां पर डॉक्टर ने सिलिकॉन स्किन लगाया था। जिसके बाद सैम उससे दूर ही रहना ठीक समझता है। थोड़ी देर के बाद सैम वापस आता है, तभी वो घर के विंडो पर हकुना मटाटा के सिंबल को देखता है, जिसे जिमी ने ऐसे ही बना दिया था। उस सिंबल को देखकर सैम को कुछ याद आने लगता है। दरअसल एक बार जब हाना सैम के साथ जा रही थी तो उसने अपने म्यूजिकल नोट्स की डायरी को सैम के कार में ही छोड़ दिया था, जिसमें उसने हकुना मटाटा का वो सिंबल देखा था। जिसके बाद वो जिमी के कुछ हरकतों को नोटिस करता है जो हाना से मैच कर रही थी और फाइनली वो समझ जाता है कि जिमी ही हाना है और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। लेकिन सेम उससे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी जेनी के फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने की खुशी में अपने सभी लोगों को पार्टी देती है, लेकिन तभी एमी हाना के डैड को वहां लेकर चले जाती है क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि हाना ही जेनी है। लेकिन हाना अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सेम इसे खींचकर हाना से दूर कर देता है। और जब हाना उसे उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बस मेरा फैन है, जिसके बाद मेरी उसे बहुत बुरा भला कहती है और फिर उसके डैड को वहां से लेकर चली जाती है। पार्टी के बाद हाना सेम के पास उससे मिलने के लिए जाती है तो वो कहता है कि हाना तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है। सेम के मुंह से अपना नाम सुनकर हाना शॉक हो जाती है, जिस पर वो कहती है हाना कौन है, ये तो मैं हूँ जिमी। पर वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। फिर हाना उससे पूछती है कि क्या हाना, और जिमी बस तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट ही है जिससे तुम्हें बस यूज करने से मतलब है। सैम कहता है कि अब बस तुम हाना हो और रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। हाना कहती है ठीक है, मैं नहीं रो रही, मैं कल किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट करूंगी। इसके बाद हाना गुस्से में वहां के पोस्ट को फाड़ने लगती है, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। सैम उसके कट को ठीक करने लगता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इससे बड़े बड़े कट अपने बॉडी पर लगवाए हैं। दरअसल हाना सैम के लिए खुद को चेंज तो कर दिया था, लेकिन सैम को हाना के जिमी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस अपने कंपनी के टीआरपी से मतलब था। नेक्स्ट डे एमी कंपनी के अध्यक्ष को ये बता देती है कि हाना प्लास्टिक सर्जरी कराकर जिमी बनी है, इसीलिए अध्यक्ष हाना के कंसर्ट को कैंसिल करवा देते हैं क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बहुत ही बड़ी बदनामी होती। लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देता है, वो किसी भी हाल में हाना से परफॉर्म करवाना चाहता था। ये सुनते ही अध्यक्ष सैम के फेस पर पानी फेंकने लगता है, लेकिन सेम गिलास पड़कर उसे फोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि भूलो मत, ये कंपनी मेरी वजह से इतना आगे आया है। जिसके बाद वो हाना को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन हाना कॉन्सर्ट करने से मना कर रही थी। जिस पर सैम कहता है कि मुझे बहुत पहले तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम अपनी आवाज दुनिया को खुद सुनाओ। मैंने हाना को भी मौका दिया था और अब मैं जिमी को भी देना चाहता हूँ। जिसके बाद हाना कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। कॉन्सर्ट में हम उसे स्टोकर को भी देखते हैं जो जिमी के लिए चेस कर रहा था और तो और जिमी के डैड भी वहाँ आए थे, लेकिन एमी ने कुछ गड़बड़ करने का प्लान किया था। फिर जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो जिमी के डैड स्टेज के आगे आकर डांस करने लगता है, इसीलिए कुछ बाउंसर उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो हाना उन्हें रुकने को कहती है और फिर वो सारी ऑडियंस से माफी मांगते हुए कहती है कि ये मेरे डैड हैं और मैं जिमी नहीं हाना हूँ। पहले मैं बहुत मोटी और बदसूरत हुआ करती थी और इस स्टेज के नीचे छुपकर किसी सिंगर के लिए गाया करती थी, लेकिन फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को ऐसा बना लिया ताकि मैं आप लोगों के सामने आकर गा सकूं और कोई मुझे प्यार कर सके। लेकिन अब मुझे पुरानी हाना बनना है। तभी हाना की पुरानी वीडियो प्ले कर देता है जिसे एमी ने वहां प्ले करके उसे बदनाम करने का सोचा था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद ऑडियंस बहुत इमोशनल हो चुकी थी और वो स्टोकर भी रोने लगा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम सब तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद सारे ऑडियंस उसे गाना गाने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद हाना गाना गाती है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। गाने के बाद हाना अपने डैड को जाकर गले लगती है। ये सब देखकर चोई वहाँ पर पटाखे फोड़ने लगता है। अब हमें कुछ दोनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे स्टोर पर हाना के बड़े बड़े पोस्ट लगे हुए थे। लोग हाना के दीवाने हो गए थे और सैम भी हाना को पसंद करने लगा था। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।